इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी स्वरचित लिखित मौलिक रचना है। किसी भी प्रकार की कॉपी, री-अपलोड, एडिट या पुनर्प्रयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कॉपीराइट एक्शन लिया जाएगा। सुबह की पहली किरण जब शहर की ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवारों से टकराकर बाहर निकलती तो ऐसा लगता मानो किसी ने पुराने एल्बम पर जमी धूल को हल्के से पोंछ दिया हो। मुंबई के एक बढ़ते हुए उपनगर में जहां अब गगनचुंबी इमारतें एक दूसरे से होड़ लगाती दिखती हैं, कभी शांति नगर नाम की एक पुरानी चाल हुआ करती थी। चाल की वो लाल खपरेल वाली छतें, लकड़ी की घिसी हुई सीढ़ियां और हर सुबह नलों पर पानी के लिए होने वाली खटपट, ये सब अब केवल स्मृतियों का हिस्सा बन चुका था। आरती उसी चाल के अतीत में जीती एक ऐसी महिला थी जिसकी उम्र 50 के पड़ाव को छू रही थी, लेकिन उसका पूरा जीवन एक ही चार दीवारी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। चाल के ज़माने में उसके पिता गिरधारी जी गुप्ता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। चाल में उनकी 4 खोलियां थी। गिरधारी जी एक सीधे साधे ईमानदार और खुददार इंसान थे। उनके लिए उनका परिवार ही उनकी दुनिया थी। उनकी पत्नी शांति जी एक सादगी पसंद औरत थी जो अपने गहनों को तिजोरी में बंद रखकर नहीं बल्कि सही वक्त पर काम आने वाली धरोहर मानकर संभालती थी। आरती अपने माता पिता की छोटी संतान थी। उससे बड़ा उसका भाई था विकास। विकास बचपन से ही थोड़ा महत्वाकांक्षी था, लेकिन पिता की दुकान और घर की जिम्मेदारियों में वो हमेशा आगे रहता था। चौल का जीवन जितना तंग था, दिलों का दायरा उतना ही बड़ा था। चारों खोलियों में हमेशा चहल पहल रहती थी। कभी किसी पड़ोसी के घर से सब्जी की सुगंध आती तो कभी त्योहारों पर एक साथ मिलकर मोदक बनाए जाते। गिरधारी जी की दुकान से पूरे मोहल्ले का राशन आता था। आरती बचपन में अपने पिता के साथ दुकान पर बैठती तो कभी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। लेकिन समय की मार सबसे निष्ठुर होती है। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिरधारी जी का देहांत हो गया। पूरा घर अचानक जैसे एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। दुकान की जिम्मेदारी अब अकेले विकास के कंधों पर आ गई थी। उसी समय आरती की एक सहेली हुआ करती थी, रंजना। रंजना और आरती बचपन की सहेलियां थीं। रंजना का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और उसके घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। गिरधारी जी जब तक जीवित रहे उन्होंने रंजना की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया था। शांति जी भी रंजना को अपनी बेटी की तरह मानती थी। रंजना का स्वभाव बहुत चतुर और व्यवहारिक था। जब गिरधारी जी का देहांत हुआ तो रंजना ने आरती और उसके परिवार को बहुत सहारा दिया। वो रोज आरती के घर आती, शांति जी का हाथ बटाती और यहाँ तक कि विकास के साथ बाजार जाकर दुकान के लिए थोक में सामान भी खरीदवाती। वो भाव तोल करने में बहुत माहिर थी। उसकी इसी समझदारी की वजह से विकास भी उस पर बहुत भरोसा करने लगा था। आरती और रंजना ने 12वीं पास करने के बाद एक साथ नर्सिंग कोर्स करने का फैसला किया। दोनों ने पास ही के एक सरकारी अस्पताल में नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3-4 महीने ही बीते थे कि नियति ने आरती पर एक और भीषण प्रहार किया। उसकी मां शांति जी को कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया। इलाज के बावजूद शांति जी बच न सकी और उनका देहांत हो गया। माता पिता के जाने के बाद आरती और विकास पूरी तरह से अकेले पड़ गए। आरती का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो दिन भर अपनी माँ की तस्वीरों को देखकर रोती रहती। ऐसे में रंजना उसके पास आई और एक दिन उसने बहुत ही अपनेपन के स्वर में आरती को समझाया। आरती देख, अब काका और काकी दोनों नहीं रहे। विकास अकेले पड़ गए हैं। दुकान संभालने के साथ साथ अगर उन्हें घर का खाना और देखभाल ठीक से नहीं मिली तो वो भी टूट जाएंगी। ये नर्सिंग की ट्रेनिंग तो तुम बाद में भी कर सकती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे भाई को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम घर संभालोगी तो विकास को घर घर जैसा लगेगा, वरना वो माँ को याद कर कर के बिखर जाएंगी। रंजना की बातें आरती के सीधे साधे दिल में गहराई तक उतर गई। उसने सोचा कि बात तो सही है। भाई के सिवा अब उसका इस दुनिया में है ही कौन। उसने तुरंत आरती उसने तुरंत अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से घर के चूल्हे चौकों में झोंक दिया। वो सुबह जल्दी उठती, विकास के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती, उसकी अलमारी व्यवस्थित करती और दुकान से लौटने पर उसका ध्यान रखती। कुछ महीने इसी तरह बीते।
फिर एक दिन विकास ने शादी कर ली और जिस लड़की से उसने शादी की वो कोई और नहीं बल्कि वही रंजना थी, आरती की वही सबसे अच्छी सहेली जिसने उसे नर्सिंग छोड़ने की सलाह दी थी। शादी के बाद अचानक चीज़ें बदलने लगी। रंजना जो कभी आरती के सबसे करीबी सहेली हुआ करती थी, अब घर की मालकिन बन चुकी थी। उसकी बोली में अब वो पुराना अपनापन नहीं रहा था, बल्कि एक अधिकार और ठसक आ गई थी। आरती ने सोचा कि भाभी बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए शायद रंजना बदल गई है। उसने इसे सहजता से लिया और घर के सारे काम पहले से भी ज़्यादा लगन से करने लगी। समय बीतता गया। विकास और रंजना के 2 बच्चे हुए, एक बेटी नेहा और एक बेटा साहिल। बच्चों के आने से घर में थोड़ी खुशियाँ तो आई, लेकिन आरती का वजूद धीरे धीरे धुंधला होता चला गया। वो जो कभी इस घर की बेटी थी, अब धीरे धीरे एक बेनाम सेवादार में बदलती जा रही थी। विकास का पहिया जब घूमता है तो पुरानी बस्तियों की नींव हिला देता है। शांति नगर चौल के दिन भी अब पूरे हो चुके थे। सरकार की महाड़ा योजना के तहत उस पूरे इलाके का पुनर्विकास होना तय हुआ। चौल को तोड़कर वहां बहुमंजिला इमारतें बनाई जानी थी। चौल में रहने वाले हर निवासी को महाड़ा की योजना के तहत नया फ्लैट मिलने की संभावना जगने लगी। विकास को जब इस बात का पता चला तो उसने भी फॉर्म भर दिया, लेकिन किस्मत की बात थी, लॉटरी में विकास का नंबर लग गया। लेकिन खुशी के साथ साथ एक बड़ी मुसीबत ये आई कि फ्लैट के लिए जो शुरुआती रकम जमा करनी थी वो विकास के पास नहीं थी। पिता की दुकान से उतना ही बच पाता था जिससे घर का गुजारा चल सके। विकास ने अपने दोस्तों जान पहचान वालों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन रकम काफ़ी बड़ी थी। एक शाम विकास घर में बेहद चिंतित बैठा हुआ था। हाथ में महाड़ा का कागज़ था और माथे पर चिंताओं की लकीरें। रंजना ने जब उसे इस तरह देखा तो वो उसके पास आकर बैठी और बहुत ही धीमे स्वर में बोली, सुनो जी, इतने परेशान क्यों होते हो? जब रास्ता सामने है तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने से क्या फ़ायदा? विकास ने हताशा में कहा, रास्ता कहाँ है रंजना? जितने पैसे चाहिए उतने तो हमारे पास आधे भी नहीं हैं। अगर समय पर पैसे जमा नहीं किए तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर ज़िंदगी भर इस चौर के छोटे से कमरे में ही सड़ना पड़ेगा। रंजना ने अपनी नज़रों को आरती की तरफ घुमाया, जो कोने में बैठी बच्चों के कपड़े समेट रही थी। फिर रंजना ने विकास के कान के पास जाकर कहा, माँ के गहने रखे तो हैं तिजोरी में। आखिर गहने किस दिन के लिए होते हैं? इन्हीं बुरे दिनों में काम आने के लिए ना। उन्हें बेच दो, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जब अपना फ्लैट बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। विकास ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाहट महसूस की। माँ के गहने? लेकिन वो तो माँ की निशानी है, आरती का भी तो उन पर। रंजना ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, आरती का क्या? वो तो इसी घर में रहती है ना। फ्लैट बनेगा तो क्या वो बाहर रहेगी? वो भी तो हमारे साथ ही नए घर में जाएगी। और वैसे भी इन गहनों का तिजोरी में पड़े पड़े क्या अचार डालना है? आरती ने भाभी की बात सुन ली थी। उसके मन में माँ की यादें कौंध गई। शांति जी जब तक जीवित थी उन्होंने उन गहनों को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था। वे गहने सिर्फ सोना नहीं थे, उनमें उनके परिवार की 3 पीढ़ियों का इतिहास और भावनाएं जुड़ी थी। पुराने ज़माने के एकदम शुद्ध भारी सोने के 4 कड़े थे जो दादी माँ ने दिए थे। गले की एक मोटी दमकती हुई चेन थी और सबसे खास थी दादी की दी हुई सोने की मोटी करधनी। इसके अलावा कई जोड़ सोने की अंगूठियाँ और पारंपरिक बूंदे थे, जिनमें से कुछ माँ को उनकी शादी में मिले थे। आरती का दिल एक पल के लिए भारी हो गया, लेकिन उसने सोचा, भाभी सही तो कह रही हैं। अगर भाई का फ्लैट बन जाता है तो पूरा परिवार सुख से रहेगा। माँ भी ऊपर से देखकर खुशी होंगी कि उनके गहने उनके बेटे के काम आए। अगले ही दिन विकास ने वे सारे गहने सुनार को बेच दिए। पुराने ज़माने का शुद्ध सोना होने के कारण उनसे बहुत अच्छे पैसे मिले। महाड़ा की किस्त जमा हो गई और फ्लैट का रास्ता साफ हो गया। लेकिन महाड़ा की बिल्डिंग बनने में अभी समय था। तब तक के लिए परिवार को कहीं और शिफ्ट होना था। विकास ने पास ही की एक नई बनी इमारत आनंद अपार्टमेंट में चौथे माले पर एक 1 BHK का फ्लैट किराए पर लिया। आनंद अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर कुल 4 फ्लैट थे, सारे 1 BHK।
एक हॉल, एक छोटा बेडरूम और एक रसोई। कुल मिलाकर बस 3 कमरे थे और रहने वाले 5 लोग, विकास, रंजना, नेहा, साहिल और आरती। नए घर में आने के बाद आरती की दिनचर्या और कठिन हो गई। सुबह सूरज उगने से पहले जब पूरा घर सो रहा होता तो आरती उठ जाती। ये पूरे घर में झाड़ू पोछा करती, नल से पानी भरती, रात के जूठे बर्तन मांजती, फिर भागकर नीचे दुकान से दूध और ब्रेड लेकर आती। इसके बाद वो दोपहर के खाने के लिए सब्जियां काटती, आटा गूंदकर कपड़े से ढक कर रख देती। जब तक ये सब काम वो निपटाती, भाभी रंजना उठ जाती। रंजना को सुबह सुबह घर में भीड़ भाड़ या किसी की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे आरती की उपस्थिति से एक अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। आरती के सामने एक अजीब समस्या थी। घर में ही एक हॉल था और बेडरूम में विकास और बच्चे होते थे। इसलिए जैसे ही रंजना उठती, आरती चुपचाप हॉल से लगी हुई उन सीढ़ियों पर चढ़ जाकर बैठ जाती जो ऊपर की मंजिलों की तरफ जाती थी। 4 मंजिला इमारत के लोग ऊपर नीचे आने के लिए लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते थे। सीढ़ियाँ लगभग खाली और वीरान रहती थी। आरती को वहाँ सीढ़ियों के एक कोने में अपने लिए एक ठंडी बेनाम जगह मिल जाती थी, जहाँ वो घंटों बिना कुछ कहे बैठी रहती थी। आनंद अपार्टमेंट की वो सीढ़ियाँ आरती का नया ठिकाना बन चुकी थी। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना पूरी तरह से रंजना ही बनाती थी। रंजना ने रसोई घर के दरवाजे आरती के लिए लगभग बंद ही कर दिए थे। दरअसल इसके पीछे एक ऐसी वजह थी जिसने आरती के आत्मसम्मान को अंदर तक छलनी कर दिया था। आरती के आगे के 2 दांत थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए थे और थोड़े बड़े थे। बचपन में जब माता पिता थे तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रंजना को आरती के इन दांतों से एक अजीब सी घिन आती थी। जब भी आरती बोलती या मुस्कुराती तो रंजना का मुंह बन जाता। रंजना अक्सर विकास से कहती, इसके दांत देखो कितने भद्दे लगते हैं। जब ये रसोई में आती है या खाने की चीज़ों को छूती है तो मेरा मन अजीब सा हो जाता है। जब तक मैं खाना बना रही हूँ ये रसोई के आसपास भी ना भटके। इसीलिए नियम बन गया था, जब तक सुबह का खाना बनता आरती सीढ़ियों पर बैठी रहती। जब रंजना, विकास और बच्चों के टिफ़िन भर देती, खुद अपना टिफ़िन लेकर अपनी नौकरी, रंजना एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करती थी, के लिए निकल जाती और विकास बच्चों को स्कूल छोड़कर दुकान चला जाता, तब जाकर घर खाली होता था। तब आरती सीढ़ियों से उठकर चुपचाप रसोई में जाती। पतीले में जो भी बचा कुचा नाश्ता या ठंडी सूखी रोटियां होती उन्हें एक प्लेट में निकाल कर खा लेती। खाना खाने के बाद वो किसी आराम की हकदार नहीं थी। वो फिर से रसोई की गहरी सफाई करती, दोपहर के सारे बर्तन धोती, पूरे परिवार के कपड़े हाथ से रगड़ रगड़ कर धोती और सुखाने के लिए बालकनी में डालती। इन सारे कामों से निपटने के बाद जब दोपहर का वक्त होता तब आरती को थोड़ा वक्त मिलता। वो हॉल में लगे पुराने टीवी को धीमी आवाज़ में चालू करती और फर्श पर बैठकर कोई धारावाहिक देखने लगती। जैसे जैसे साल बीते, बच्चे बड़े होने लगे। विकास की बेटी नेहा जब बड़ी हुई तो परिवार ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी एक अच्छे घराने में तय कर दी। आरती ने नेहा की शादी में दिन रात एक करके काम किया, मेहमानों की सेवा से लेकर सामान संभालने तक। लेकिन किस्मत नेहा के साथ भी मेहरबान नहीं रही। शादी के कुछ ही महीनों बाद नेहा के ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया। वे बेहद लालची और क्रूर किस्म के लोग थे। नेहा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आखिरकार बेचारी नेहा टूटकर अपने मायके लौट आई। कुछ ही दिनों बाद कानूनी तौर पर उसका तलाक हो गया। नेहा का इस तरह टूटकर वापस आ जाना पूरे परिवार के लिए झटका था, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द आरती को होता था। जब वो नेहा को उदास कोने में बैठे देखती तो उसका अपना मन भीतर ही भीतर रो उठता था। वो सोचती कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। अब नेहा भी घर में ही रहने लगी। दोपहर के वक्त जब सब चले जाते तो बुआ और भतीजी दोनों साथ बैठकर टीवी देखती। लेकिन यहाँ भी एक अनकही रेखा खींच चुकी थी। नेहा हॉल में रखे सोफे पर बैठती थी और आरती नीचे फर्श पर दरी बिछाकर बैठती। हालांकि नेहा अपनी माँ रंजना की तरह आरती से घिन नहीं करती थी, लेकिन परिवार के माहौल ने उनके बीच में भी एक दूरी बना दी थी। रंजना की जिस दिन छुट्टी होती, यानी रविवार को, आरती की हालत और भी तरसने योग्य हो जाती। छुट्टी के दिन रंजना पूरे समय घर पर रहती, इसलिए आरती सुबह का काम ख़त्म करने के बाद पूरी दोपहर सीढ़ियों पर ही बैठी रहती।
गर्मी के दिनों में तो सीढ़ियों की सीमेंट तपती थी, लेकिन लेकिन मानसून के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती थी। जब तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती तो पानी की बौछारें सीढ़ियों की खिड़कियों से अंदर तक आ जाती थी। आरती दीवार से सटकर बैठ जाती, खुद को अपनी सूती दुपट्टे में समेट लेती ताकि उसके कपड़े ज़्यादा ना भीगे। ठंडी हवा और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती, लेकिन वो चुपचाप अपनी तकदीर को कोसती हुई वहीं बैठी रहती। उसने ये मान लिया था कि शायद उसकी किस्मत में ही सीढ़ियों का ये एकांत लिखा है। आनंद अपार्टमेंट में खुशियाँ और गम अपने अपने तरीके से आते थे। कुछ समय पहले ही आरती के घर के ठीक सामने वाले फ्लैट में एक नया परिवार रहने आया था, शर्मा परिवार। शर्मा जी एक सरकारी दफ्तर में अधिकारी थे और उनकी पत्नी अलका एक बेहद सुलझी हुई, दयालु और सहृदय महिला थी। अलका की उम्र आरती के ही आसपास थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी सौम्यता और आत्मविश्वास था। जब शर्मा परिवार नया नया आया तो रंजना ने उनसे जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दिया। लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए या बालकनी में खड़े होकर रंजना और अलका की कभी कभार बातें हो जाती थी। अलका एक पार की नज़र वाली महिला थी। उन्होंने बहुत जल्दी इस बात पर ध्यान दिया कि जब भी वे लिफ्ट से ऊपर या नीचे जाती तो चौथे माले की सीढ़ियों पर एक महिला हमेशा गुमसुम बैठी रहती थी। वो महिला हमेशा ढीले ढाले, पुराने और उतरे हुए कपड़े पहने होती थी। बाल बेतरतीब बंधे होते थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी। शुरू शुरू में अलका जब भी वहाँ से गुजरती तो आरती की तरफ देखकर पूछ लेती थी, कैसी हैं आप? क्या सब ठीक है ना? आरती जब भी किसी से बात करती तो उसे अपनी भाभी रंजना की वे बातें याद आ जाती। तुम्हारे दांत इतने भद्दे और गंदे हैं कि कोई देखेगा तो उसे घिन आ जाएगी। इस बात का आरती के बाल मन पर इतना गहरा असर हुआ था कि उसने लोगों के सामने मुंह खोलना ही बंद कर दिया था। जब अलका उससे हालचाल पूछती तो आरती अपने होठों को बहुत कसकर दबा लेती ताकि उसके आगे के निकले हुए दांत बाहर ना दिखे। वो अपने होठों को ज़्यादा फैलाए बिना बहुत धीरे से एक फीकी सी मुस्कान दे देती थी। मुस्कुराने के अलावा उसने कभी अलका को एक शब्द का भी जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे अलका को लगा कि शायद ये महिला बहुत शर्मीली है या किसी से बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने उससे सवाल पूछना तो बंद कर दिया। लेकिन जब भी वे सामने से गुजरती एक आत्मीय मुस्कान जरूर दे देती थी। आरती मन ही मन सोचती थी कि जैसे उसकी भाभी को उसके दांतों से घिन आती है, वैसे ही अगर उसने अपना मुंह खोला तो इस सामने वाली मैडम को भी उससे घिन आने लगेगी। इसी डर और हीन भावना की वजह से उसने दुनिया से बोलना, मुस्कुराना और अपने वजूद को जाहिर करना लगभग छोड़ दिया था। फिर एक रविवार का दिन आया। उस दिन रंजना की छुट्टी थी। मौसम थोड़ा सुहावना था तो रंजना ने घर में ताज़ा पालक के पकौड़े बनाए। पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब पकौड़े बन गए तो रंजना ने एक प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े सजाए और आरती की तरफ बढ़ाते हुए रूखे स्वर में कहा, जाओ सामने शर्मा मैडम के घर ये पकौड़ों की प्लेट दे आओ। नई नई आई हैं, थोड़ा औपचारिक संबंध बना रहना चाहिए। आरती ने झिझकते हुए प्लेट थामी। उसका दिल धड़क रहा था। उसने आज तक किसी अनजान के घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। वो धीरे धीरे सामने वाले फ्लैट के पास गई और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाज़ा अलका ने ही खोला। सामने आरती को प्लेट हाथ में लिए खड़े देखकर उनके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य की लकीर उभरी। अरे आप, आइए, अंदर आइए, अलका ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती ने जल्दी से प्लेट आगे बढ़ा दी, लेकिन अलका ने हाथ पकड़कर उसे अंदर बुला लिया। अरे ऐसे दरवाजे पर ही खड़ी रहेंगी क्या? अंदर आइए, बैठिए। आरती बेहद सकुचाती हुई अपने दुपट्टे को कसकर पकड़कर अंदर आई और सोफे के एक कोने पर ऐसे बैठ गई जैसे वो किसी गुनाह की भागीदारी हो। अलका ने रसोई में प्लेट रखते हुए सहजता से पूछा, वैसे आप इनके यहाँ कितने समय से काम कर रही हैं? मैंने आपको अक्सर यहाँ काम निपटाते और बाहर बैठते देखा है। आरती के सीने में जैसे कोई भाला सा चुभ गया। उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ की हथेली को अपने मुंह के आगे आड़ की तरह रखा ताकि उसके दांत ना दिखे और बहुत ही धीमी कपकपाती आवाज़ में कहा, नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करती। ये मेरे भाई का घर है, मैं यहीं रहती हूँ। अलका रसोई से बाहर आते आते एकदम ठिठक गई। उनके चेहरे पर गहरे आश्चर्य के भाव फैल गए।
उन्होंने आरती की तरफ देखा। उसके पुराने बेढंग कपड़े, उसकी सहमी हुई नज़रें और उसके मुंह पर ढका हुआ हाथ। क्या आप आप इनकी बहन हैं? अलका की आवाज़ में अविश्वास साफ झलक रहा था। हाँ, आरती ने नज़रें झुकाकर धीरे से कहा। अलका को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने वही सवाल दोबारा दोहराया। सच में? आप आप विकास जी की सगी बहन हैं? आरती ने एक बार फिर केवल अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। इसके बाद अलका एकदम चुप हो गई। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में आरती भीतर ही भीतर शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी। ये महिला मुझे घर की मालकिन की बहन नहीं, बल्कि एक काम वाली बाई समझती रही। मेरी हालत ही ऐसी है कि कोई भी मुझे नौकरानी ही समझेगा। अलका ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आरती ने मना करना चाहा, लेकिन अलका रसोई में चली गई और थोड़ी देर में 2 कप चाय लेकर आई। उन्होंने आरती को चाय दी। आरती ने मुंह पर हाथ की आड़ रखते हुए बहुत संभल संभल कर चाय की चुस्कियाँ ली। उस दिन उन दोनों के बीच बहुत कम बातें हुई, लेकिन अलका का वो आत्मीय व्यवहार, उनका बिना किसी घिन के आरती को अपने सुंदर ड्राइंग रूम में बिठाना और चाय पिलाना, ये सब आरती के बंजर दिल पर बारिश की पहली बूंद की तरह गिरा। उस थोड़े से समय में ही आरती को अलका बहुत अच्छी लगने लगी थी। घर लौटने के बाद आरती का मन बार बार अलका से बात करने लगा। उस रात सालों में पहली बार आरती बेसिन के सामने खड़ी हुई और उसने उंगलियां और ब्रश से अपने दांतों को खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया। वो शीशे में अपने चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। शायद अपने भीतर खो चुके उस इंसान को तलाश रही थी जो सालों पहले कहीं गुम हो गया था। दिन बीतते गए, लेकिन आरती के मन में अलका से दोबारा बात करने की तड़प बढ़ती ही जा रही थी। वो रोज़ उस पल का इंतज़ार करती जब घर खाली हो और वो सामने का दरवाज़ा खटखटा सके। आखिरकार एक दोपहर वो मौका आ ही गया। रंजना अपनी ड्यूटी पर जा चुकी थी। राहुल साहिल अपने स्कूल में था। नेहा अपने किसी पुरानी सहेली के घर गई हुई थी और विकास दुकान पर था। पूरा घर शांत था। आरती का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई, अपने दुपट्टे को ठीक किया और सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अलका ने ही खोला। अचानक आरती को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर वे थोड़ी हैरान हुई। आरती इतनी हड़बड़ाहट गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि बात कहाँ से शुरू करे। जो पहला बहाना उसके दिमाग में आया, वो अचानक बोल पड़ी, आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं? आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मुझे भी वही शैम्पू लाना है। अलका के चेहरे पर एक हल्की समझदार भरी मुस्कान फैल गई। वे समझ गई कि ये तो बस एक बहाना है। उन्होंने बेहद प्यार से शैम्पू का नाम बताया। आरती को वास्तव में किसी शैम्पू की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो नाम तो उसके दिमाग से पलक झपकते ही उड़ गया। अपनी घबराहट को छिपाने के लिए उसने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया, उस दिन पकौड़े अच्छे बने थे? अलका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत स्वादिष्ट थे। अरे, ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आकर बैठो ना। आरती तो मानो इसी निमंत्रण का इंतज़ार कर रही थी। वो बिना एक पल की देरी किए अंदर आ गई और ड्राइंग रूम की एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही आरती की ज़बान फिर फिसल गई। वो नेहा कह रही थी कि पकौड़ों में नमक थोड़ा कम हो गया था। अलका ने आरती की आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं नहीं, नमक तो बिल्कुल ठीक था। वैसे तुमने भी तो खाए होंगे। नहीं, पकौड़े कम पड़ गए थे। आरती के मुंह से सच अचानक ही निकल गया। अलका कुछ देर तक बिना कुछ बोले आरती को देखती रह गई। उनके चेहरे पर करुणा और दुख के मिश्रित भाव आ गए। आरती को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने घर की अंदरूनी बात बाहर बोल दी है। वो अपनी झेप मिटाने के लिए आंखें चुराने लगी और कमरे में आसपास रखे सामानों, दीवार पर रंगी पेंटिंग, शोपीस पर अपनी नज़रें दौड़ाने लगी। अलका ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, आरती जी, एक बात पूछूं? आप इतनी भीषण गर्मी में भी रोज़ दोपहर में पूरी पूरी दोपहर बाहर सीढ़ियों पर बैठी रहती हैं, क्यों? आरती ने सोचा कि वो कोई झूठा बहाना बना दे, मुस्कुराकर बात को टाल दे, लेकिन ना जाने क्या हुआ। अलका के उस एक सीधे और आत्मीय सवाल ने आरती के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसके मन में सालों से दबा हुआ दर्द का गुबार अचानक बह निकला। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो फफक फफक कर रो पड़ी। अलका ने एक पल की भी देरी नहीं की। वे उठी, आरती के पास आई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने आरती की पीठ को सहलाया।
रो लो आरती जी, जितना रोना है रो लो। आज अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। आरती काफ़ी देर तक अलका के सीने से लगकर रोती रही। सालों से जिस इंसान को किसी के स्पर्श, किसी के प्यार के दो बोल नसीब नहीं हुए थे, उसके लिए अलका की ये झप्पी एक मरुस्थल में ठंडे पानी के झरने जैसी थी। थोड़ी देर बाद जब आरती का रोना बंद हुआ और वो शांत हुई, तो अलका ने उसे पानी पिलाया। आरती ने अपनी आंखें पोंछी और फिर धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की परतें खोलनी शुरू की। अब जब भी आरती को मौका मिलता, जब घर में कोई ना होता, वो चुपके से सामने अलका के पास चली आती। दोनों के बीच घंटों बातें होने लगी। आरती ने अलका को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे वे लोग पहले पीछे वाली चौल में रहते थे, कैसे उसके माता पिता बहुत अच्छे थे। उसने अपनी सहेली रंजना के बारे में बताया। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी अलका जी। हम दोनों साथ साथ बाजार जाती, थिएटर में जाकर पिक्चर देखती थी, चौपाटी पर भेलपूरी और वड़ा पाव खाती थी। वो बेचारी बहुत गरीब थी। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी मेरी माँ ही उठाती थी। मेरे पिताजी की किराने की दुकान थी। जब पिताजी का अचानक हार्ट फेल हुआ तो भाई दुकान संभालने लगा। मेरी सहेली बहुत होशियार थी। वो भाई के साथ बाजार जाती और दुकान के लिए थोक में सामान खरीदवाती थी। आरती की आंखों में अतीत की यादें चमक रही थी। उसने आगे बताया, 12वीं के बाद हम दोनों ने सरकारी अस्पताल में नर्स की ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन 3-4 महीने बाद मेरी माँ का कैंसर से देहांत हो गया। मैं और मेरा भाई बिल्कुल अकेले हो गए। तब मेरी उस सहेली ने मुझे समझाया कि भाई का ध्यान रखने के लिए मुझे ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए। मैंने उसकी बात मान ली और घर में बैठ गई। और तुमने शादी नहीं की? अलका ने बीच में टोकते हुए हैरानी से पूछा। आरती ने उदास होकर अपनी नज़रें झुका ली। नहीं, नहीं की। शुरू शुरू में मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, कई जगह बात भी चली, पर मेरे भाई और भाभी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था, और जो लड़का उन्हें पसंद आता उसे मैं पसंद नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे रिश्ते आने ही बंद हो गए। वैसे भी मैं कौन सी इतनी सुंदर थी कि कोई मुझसे शादी करता। आरती एक फीकी और दर्द भरी हंसी हंसने लगी। अलका ने तुरंत आरती का हाथ अपने हाथ में लिया और डांटते हुए लहजे में कहा, ये किसने कहा तुमसे? तुम आज भी बहुत सुंदर हो आरती। बस बात यह है कि तुम खुद का ध्यान नहीं रखती, ठीक से रहती नहीं हो। मुझे लगता है तुम पहले भी ऐसे ही बेपरवाह रहती आई होगी। अलका ने आरती के कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब देखो ना, ये कितना लंबा ढीला ढाला और बेढंगा सा कुर्ता पहना है तुमने। गले में किसी भी रंग का दुपट्टा लटका लिया है। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम थोड़ा खुद पर ध्यान दो, सही नाप के कपड़े पहनो, तो तुम बहुत आकर्षक लगोगी। आरती ने सकपकाते हुए कहा, हाँ, पर भाभी अपने उतारे हुए पुराने कपड़े मुझे दे देती हैं और वे मुझे बड़े और ढीले ही होते हैं। तो टेलर के पास जाकर अपने नाप का सिलवा क्यों नहीं लेती? अलका ने पूछा। टेलर बहुत पैसे मांगता है। भाभी कहती हैं कि इतने पैसों में तो नया कपड़ा ही आ जाएगा। आरती ने मासूमियत से जवाब दिया। तो नया कपड़ा सिलवा लिया करो ना। और ये जो तुम बोलते समय हर बार मुंह पर हाथ रख लेती हो, ये भी क्या तुम्हारी कोई पुरानी आदत है? अलका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। आरती ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। जी, वो मेरे दांत बहुत बड़े और गंदे हैं ना। भाभी कहती है कि इन्हें देखकर घिन आती है। अलका ने आरती की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और बहुत ही दृढ़ता से कहा, सुनो आरती, तुम्हारे दांत ना तो इतने बड़े हैं और ना ही गंदे। ये सब तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है। अपने नाप के अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो। बोलते समय मुंह पर हाथ रखना बंद करो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। अपने आप को किसी से कम समझना बंद करो। आरती उस दिन चुप हो गई। अलका के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उससे ये कहा था कि वो सुंदर है और उसमें कोई कमी नहीं है। उस दिन पहली बार उसने गहराई से सोचा कि सामने वाली मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। उसे अपने नाप के कपड़े पहनने चाहिए। उसे भी इंसान की तरह जीने का हक है। कुछ देर शांत रहने के बाद आरती ने बहुत ही धीमे स्वर में अलका से कहा, पता है अलका जी, जब मेरी वो सहेली मेरे साथ थी ना, तब मैं उसके साथ जाकर अपनी पसंद और अपने नाप के कपड़े खरीदती थी। बहुत अच्छी पसंद थी उसकी, और तब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी रहते थे। आपकी वो सहेली अब कहाँ है? अलका ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ, इसी शहर में। आरती की आवाज़ एकदम धीमी और भारी हो गई। इसी शहर में?
क्या कभी तुमसे मिलने नहीं आती? अलका ने आश्चर्य से पूछा। आरती चुप रही। उसके होंठ कँपाए, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। अलका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे उसकी शादी तो हो गई होगी ना। शादी के बाद औरतों पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, शायद इसलिए वो नहीं आ पाती होगी। तुम लोगों को मिले भी कितना समय बीत गया है। एक काम करो ना, एक दिन जाकर उससे मिल आओ। फिर से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अगर अकेले जाने में झिझक लगती हो तो अपनी भतीजी नेहा या भाभी के साथ लेकर चली जाओ। आरती का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, अपनी उंगलियों को आपस में भींचा और बेहद धीमी रूंधी हुई आवाज़ में कह गई, मेरी भाभी ही मेरी वो सहेली थी। अलका के मुंह से एक ज़ोरदार क्या निकला। वे अपनी जगह पर मानो सन्न रह गई। कमरे में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे समय थम गया हो। अलका आरती के चेहरे को देखती रह थी, जिस पर बरसों के विश्वासघात, छलावे और दर्द की एक लंबी दास्तान लिखी हुई थी। जिस सहेली के लिए आरती ने अपना करियर छोड़ा, जिस सहेली को उसकी माँ ने अपनी बेटी की तरह पाला, वही सहेली आज उसे अपने ही घर में सीढ़ियों पर बैठकर उतरे हुए कपड़े देकर एक काम वाली बाई से भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर रही थी। उस दोपहर उस कमरे में बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। दोनों बस चुपचाप बैठी रही। फिर आरती चुपचाप उठी और अपने घर वापस आ गई। उस दिन के बाद से आरती के अंदर कुछ बदलने लगा था। अलका के शब्दों ने उसके सोए हुए आत्मसम्मान को जगा दिया था। अगले कई महीनों तक आनंद अपार्टमेंट में चीज़ें सामान्य रूप से चलती रही। आरती अब भी घर का सारा काम करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पुरानी लाचारी नहीं थी। वो रोज़ शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ठीक से संवारती और बोलते समय मुंह पर हाथ रखने की अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करती। इसी बीच उस उपनगर में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। नगर पालिका और माड़ा ने मिलकर उनकी पुरानी शांतिनगर चाल को पूरी तरह से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चावल की ज़मीन पर अब बड़े बड़े टावर बनने वाले थे। कानून और माड़ा के नियमों के अनुसार चाल में गिरधारी जी की जो 4 खोलियाँ थीं, उनके बदले में उनके वारिसों को 2 1 आरके के फ्लैट मिलने वाले थे। एक दोपहर जब विकास और उसका परिवार घर से बाहर गया हुआ था, अलका ने आरती को इशारा करके अपने घर बुलाया। जब आरती अलका के घर पहुंची तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में अलका के साथ एक रोबीली और सौम्य महिला बैठी हुई थी। उन्होंने सूती साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अलका ने आरती का परिचय करवाते हुए कहा, आरती जी, इनसे मिलिए, ये मिसेस अनुराधा है। ये एक बहुत जानी मानी स्वयंसेवी संस्था की अध्यक्ष है, जो महिलाओं के अधिकारों और उनके कानूनी हितों के लिए काम करती है। अनुराधा जी ने आरती की तरफ देखकर एक आत्मीय मुस्कान दी और अपने बैग से एक डायरी निकाली। उन्होंने बहुत ही शांत और औपचारिक स्वर में आरती से उसके पिता का नाम, शांतिनगर चाल का पूरा पता और उनकी खोलियों के पुराने नंबर पूछे। आरती ने सीधे साधे स्वभाव के कारण सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन उसके मन में एक शंका उठी। उसने अनुराधा जी से पूछा, मैडम, अब तो चाल गिरा दी गई है, वहाँ कुछ नहीं बचा। अब उस पुराने पते और खोलियों के नंबर पूछकर आप क्या करेंगी? अनुराधा जी ने मुस्कुराकर आरती के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बस कुछ पुरानी चीज़ों का हिसाब किताब देखना है आरती जी, आप चिंता मत कीजिए। अलका ने आरती की आंखों में आंखें डालकर कहा, आरती, एक बात का ध्यान रखना, ये जो अनुराधा मैडम ने तुमसे पता और नंबर पूछा है, इस बात का जिक्र अपने घर में किसी से मत करना। विकास या रंजना से तो बिल्कुल भी नहीं। अलका अब आरती को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा लगने लगी थी। आरती ने उनकी बात को पत्थर की लकीर मान लिया था और अपने दिल में गांठ बांध ली। उसने घर जाकर किसी के सामने इस मुलाकात का जिक्र तक नहीं किया। लगभग 1 महीना बीत गया। एक दिन शाम को जब विकास दुकान से लौटा तो उसके हाथ में महानगर पालिका और महाड़ा का एक आधिकारिक सरकारी नोटिस था। लिफाफा खोलकर जैसे ही विकास ने वो पत्र पढ़ा, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो बेहद चिंतित और घबराया हुआ दिख रहा था। आरती हमेशा की तरह बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। घर का मुख्य दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। विकास अंदर जाकर रंजना से बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में कह रहा था, रंजना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। महाड़ा से नोटिस आया है। किसी ने नगर पालिका में शिकायत दर्ज करा दी है कि मैं अपने पिता गिरधारी लाल जी की चाल की संपत्तियों का अकेला वारिस नहीं हूँ। मेरी एक बहन भी है। विभाग कह रहा है कि जब तक पूरे कानूनी कागजात
और जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों फ्लैटों का आवंटन रोक दिया जाएगा। रचना के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या? ऐसा कौन कर सकता है? उस बेवकूफ़ आरती को तो ये भी नहीं पता कि महाड़ा का दफ्तर कहाँ है। फिर ये शिकायत किसने की? उसके बाद कई दिनों तक रंजना उस सरकारी कागज़ को बार बार पढ़ती रही। आनंद अपार्टमेंट के उस फ्लैट में तनाव का माहौल छा गया। अगले कुछ हफ्तों में महाड़ा और नगर पालिका के कई कर्मचारी जांच के सिलसिले में विकास के घर आए और पूछताछ करने लगे। विकास दिन भर वकीलों के दफ्तरों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगा। सीढ़ियों पर बैठी आरती सब देख और सुन रही थी। उसके मन में धीरे धीरे एक शक गहराने लगा। कहीं ये सब जो कुछ भी हो रहा है उस दिन अलका जी के घर आई उन एनजीओ वाली मैडम को चाल का पता और नंबर बताने की वजह से तो नहीं हो रहा है। आरती को डर लगने लगा कि कहीं उसने अपने भाई का कोई नुकसान तो नहीं करा दिया। एक दोपहर जब उसे मौका मिला वो तुरंत सामने अलका के घर पहुंची। उसने घबराते हुए स्वर में अलका को सब कुछ बताया और पूछा, अलका जी, मेरे घर में बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। माड़ा वाले आ रहे हैं, भाई वकीलों के पास भाग रहा है। कहीं ये सब मेरे उस दिन चाल का पता और नंबर बताने की वजह से तो नहीं हो रहा? अलका ने आरती के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वे आरती के सामने आकर खड़ी हो गई और बेहद गंभीर लहजे में उल्टा आरती से ही सवाल पूछ बैठी। आरती, वो चौल तुम्हारे पिता की कमाई की थी ना? क्या तुम नहीं चाहती कि उसमें तुम्हें भी तुम्हारा हक मिले? आरती ने एकदम सीधेपन से जवाब दिया, हक? क्या करूँगी मैं हक लेकर अलका जी? रहती तो मैं यहीं अपने भाई के घर में हूँ ना। ये सुनते ही अलका का सब्र टूट पड़ा। वे थोड़े आवेश में आ गई और बुलंद आवाज़ में बोली, रहती हो तुम यहाँ? कैसे रहती हो आरती? कभी खुद को आंख उठाकर देखा है? दोपहर भर इस तपती और भीगती सीढ़ियों पर बैठकर रहती हो, अपनी भाभी के उतरे हुए पुराने कपड़े पहनकर रहती हो, रसोई में बचा कुछ ठंडा खाना खाकर रहती हो। अगर खाना बच जाए तो खाया, नहीं तो सब्र करके सो गई। इसे तुम रहना कहती हो? अलका के ये शब्द आरती के कानों में बिजली की तरह कड़के। आरती आश्चर्य से आंखें फाड़े अलका को देख रही थी। उसके मन में विचार आया, क्या रिश्ता है अलका जी का मुझसे? ना कोई खून का नाता, ना पुरानी पहचान। फिर भी ये औरत मेरे लिए इतनी तड़प रही है, कितनी अपनी सी लग रही है ये। आरती को स्तब्ध देखकर अलका थोड़ी देर बाद खुद ही नरम पड़ी। उन्होंने आरती के कांपते हुए कंधों पर हाथ रखा, उसे सोफे पर बिठाया और बहुत ही दुलार से बोली, आरती, मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 खोलियों के बदले तुम्हारे पिता के नाम पर 2 फ्लैट मिल रहे हैं। भले ही 1 RK के छोटे फ्लैट है, लेकिन है तो 2 फ्लैट। उसमें से एक फ्लैट तुम्हें मिल जाए तो इसमें क्या गलत होगा? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी अपनी एक छत हो, जहाँ तुम अपनी मर्जी से चैन की नींद सो सको, जहाँ तुम्हें सीढ़ियों पर ना बैठना पड़े, जहाँ तुम सम्मान से अपनी दोपहर बिता सको? बोलो आरती, क्या तुम ऐसा जीवन नहीं चाहती? आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। अलका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर अब शांत रहो और एक बात अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरफ बिठा लो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा भाई या भाभी तुम्हें किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने को कहे तो दस्तखत मत करना, और जब भी ज़रूरत पड़े खुलकर कहना कि तुम्हें अपने पिता की संपत्ति में अपना आधा हिस्सा चाहिए। समझी या नहीं? आरती ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन सच तो ये था कि आरती का सीधा साधा दिमाग इन कानूनी और व्यवहारिक पेचीदगियों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसकी बुद्धि कभी इस तरफ गई ही नहीं थी। उसने तो बचपन से यही सोचा था कि उसके भाई का घर है, वो अपने भाई भाभी के साथ रह रही है और पूरी ज़िंदगी उसे ऐसे ही सेवा करते हुए रहना है। इससे ज़्यादा उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन अब अलका के शब्दों ने उसके दिमाग में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया था। अब हर समय उसके कानों में हथौड़े की तरह एक ही वाक्य गूंजता रहता था, मेरा भी हक है और मैं दिन दिन भर सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। मेरा भी हक है और मैं भाभी के उतरे हुए कपड़े पहनती हूँ। मेरा भी हक है और मैं घर की कुर्सी या बिस्तर पर बैठने से डरती हूँ। मेरा भी हक है और मैं रसोई में कुछ अच्छा बनने पर केवल उसकी खुशबू से संतोष करती हूँ। मेरा भी हक है, मेरा भी हक। इस एक शब्द हक ने आरती की आत्मा पर बरसों से जमी लाचारी के परत को झकझोर कर उतार फेंका था। अब उसके मन में एक छोटी सी लौ जलने लगी थी कि काश
काश उसे भी अपना एक छोटा सा फ्लैट मिल जाए। घर के अंदर का माहौल दिन पे दिन और जहरीला होता जा रहा था। विकास और रंजना दिन रात इसी गूढ़ागणित में लगे रहते थे कि आखिर म्हाड़ा में उनके खिलाफ शिकायत किसने की। वे बिल्डिंग के पड़ोसियों से लेकर अपने दूर दराज के रिश्तेदारों तक पर शक कर रहे थे। एक दिन शाम को विकास चेहरे पर एक झूठी कड़ाकी और अधिकार भाव लेकर घर आया। उसके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। उसने आरती को आवाज़ दी, आरती यहाँ आ ज़रा। आरती जो रसोई के पास खड़ी थी धीरे धीरे चलकर हॉल में आई। विकास ने टेबल पर एक कागज़ फैलाया, हाथ में पेन लिया और आरती की तरफ बढ़ाते हुए रूखे लहजे में कहा, यहाँ इस नीचे वाली जगह पर अपने दस्तखत कर दो। आरती ने कागज़ को देखा। अचानक उसके कानों में अलका की चेतावनी गूंज उठी, चाहे कुछ भी हो जाए किसी कागज़ पर दस्तखत मत करना। आरती ने अपनी नज़रें उठाई और पहली बार अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या है ये कागज़ और मेरा दस्तखत क्यों चाहिए? विकास को पूरा यकीन था कि वो हमेशा की तरह अपनी सीधी सादी बहन को जो कहेगा वो बिना कोई सवाल किए मान लेगी। आरती के मुंह से सवाल सुनकर विकास एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने बात संभालते हुए कहा, अरे वो पुरानी चौल का माड़ा वाला कागज़ है। दोनों फ्लैट मेरे नाम पर चढ़ने हैं, उसी के लिए एनओसी चाहिए, बस दस्तखत कर दे। आरती ने पेन थामने के बजाय अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने बेहद शांत लेकिन अटल आवाज़ में कहा, मैं दस्तखत नहीं करूँगी। विकास को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। वो चिल्लाया, क्या तू दस्तखत नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? आरती ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर बरसों के अपमान का दर्द जम चुका था। उसने अलका के सिखाए हुए शब्दों को पूरी ताकत से दोहरा दिया, क्योंकि मुझे भी पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। विकास को लगा जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का बिजली का झटका दे दिया हो। रंजना जो बेडरूम में थी भागती हुई बाहर आई। विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दहाड़ा, तो तुमने की थी शिकायत? तुमने म्हाड़ा में अर्जी दी थी मेरे खिलाफ? आरती ने अपनी नज़रें झुकाए बिना कहा, नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे अपना हिस्सा चाहिए। आरती इतने वर्षों से अपने भाई भाभी के सामने एक बेजुबान जानवर की तरह चुप रहती आई थी। आज जब वो बोली तो उसने अपने सीधे अधिकार और हिस्से की बात कर दी। विकास से अपनी बहन की ये गुस्ताखी और बगावत बर्दाश्त नहीं हुई। उसके सिर पर खून सवार हो गया। तेरी इतनी हिम्मत? चिल्लाते हुए विकास ने आरती को पूरी ताकत से सीने पर धक्का दे दिया। आरती का संतुलन बिगड़ गया और वो ज़मीन पर पक्के फर्श पर जा गिरी। उसका सिर सोफे के कोने से टकराया। विकास उसके पास खड़ा होकर गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा। नमक हराम औरत, मैं इतने सालों से तुझे मुफ्त में पाल रहा हूँ, अपने घर में पनाह दी है, और तू एहसान मानने के बजाय मेरा ही हक छीनने चली है। याद है तुझे, माँ बाप को गुजरे 20 साल हो गए हैं। अगर उस वक्त मैंने मुंह मोड़ लिया होता तो तू किसी सड़क पर अनाथों की तरह भीख मांगती पड़ी रहती। तब तेरा ये दिमाग नहीं चलता, और आज चली है मुझसे हिस्सा मांगने। विकास लगातार चिल्लाता रहा। उसकी गालियों की आवाज़ पूरे फ्लैट में गूंज रही थी। आरती फर्श पर औंधे मुंह पड़ी रही। वो दर्द से कराह भी नहीं रही थी। जो चोट उसे सोफे से लगी थी उससे कहीं ज़्यादा गहरा घाव उसके दिल पर लगा था। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे निचोड़ ली गई थी। उसमें इतना सामर्थ्य भी नहीं बचा था कि वो खुद से ज़मीन से उठ सके। हॉल में नेहा भी खड़ी थी और साहिल भी। आरती ने धुंधली आंखों से अपनी भतीजी नेहा की तरफ देखा। आरती को अंदर ही अंदर एक उम्मीद थी कि कम से कम नेहा, जिसका दुख आरती ने अपना मानकर हल पर बांटा था, आगे आएगी और उसे उठाएगी। लेकिन नेहा अपनी जगह पर निष्प्राण मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसने अपनी नज़रें फेर ली। आरती का दिल पूरी तरह टूटकर बिखर गया। अचानक उसके दिमाग में एक कड़वी कहावत कौंधी, पैर हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ता है। नेहा आखिरकार अपने बाप की बेटी थी। वो अपनी बुआ के लिए अपने बाप से क्यों बगावत करती? आरती समझ गई कि उसने झूठी उम्मीद लगा रखी थी। हताशा और अकेलेपन के अथाह समुद्र में डूबती हुई आरती ने अपनी पूरी बची खुची ताकत समेटी और खुद ही फर्श से उठी। विकास अब भी बड़बड़ा रहा था। आरती चुपचाप कोने में जाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसने कागज़ पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। अगले कई दिनों
तक घर में एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता रहा। रंजना और विकास का रवैया अचानक बदल गया। उन्होंने आरती को तरह तरह से पुचकारना शुरू किया। रंजना उसके लिए अच्छी चाय बनाती, पुराने दिनों का दुहाई देती। देख आरती, हम तो एक ही परिवार है ना, तू हमारे साथ ही तो रहेगी। कागजात भाई के नाम हो जाएंगे तो क्या हुआ, घर तो तेरा ही है। जब प्यार और लालच का नाटक काम नहीं आया तो विकास ने डांट फटकार और धमकियां देनी शुरू कर दी। लेकिन आरती अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। उसे अपनी सहेली भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों से ज़्यादा भरोसा सामने रहने वाली अलका जी के शब्दों पर था। आखिरकार एक दिन विकास के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। महाड़ा से अंतिम नोटिस आ चुका था और आरती के दस्तखत के बिना काम रुक रहा था। गुस्से से पागल होकर विकास ने आरती को जी भरकर गालियां दी, उस पर बेदर्दी से हाथ उठाया और आखिर में उसका थोड़ा बहुत पुराना सामान एक थैले में भरकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा मुंह पर बंद कर दिया। आनंद अपार्टमेंट के उस बंद दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर आरती अपना छोटा सा थैला लिए खड़ी थी। उसके गाल पर विकास के थप्पड़ का लाल निशान था और आंखों में आंसू। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज उसके मन में कोई भय नहीं था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर आई। आनंद अपार्टमेंट में 2 बिल्डिंग छोड़कर उसी इलाके में आरती की एक दूर की चाची रहती थी, सावित्री चाची। सावित्री चाची एक वृद्ध विधवा महिला थी जिनकी अपनी बेटी शादी करके अपने ससुराल जा चुकी थी। चाची अकेले ही छोटे से कमरे में रहती थी। आरती रोती हुई सावित्री चाची के घर पहुंची। उसने चाची को अपने साथ हुई पूरी आपबीती सुना दी। सावित्री चाची ने आरती के आंसू पोंछे, उसे पानी पिलाया और बहुत ही समझदारी से बोली, देख आरती, विकास भी मेरा रिश्तेदार है और तू भी। मैं तुम दोनों भाई बहन की इस कानूनी लड़ाई झगड़े में तो नहीं पड़ूंगी, लेकिन तू मेरी बच्ची जैसी है। जब तक तू चाहे यहाँ मेरे घर में रह सकती है। ये तेरा ही घर है। आरती को सिर छुपाने के लिए एक सम्मानजनक छत मिल गई थी। उधर कानूनी मोर्चे पर विकास पूरी तरह फंस चुका था। महाड़ा के सख्त नियमों और एनजीओ के हस्तक्षेप के कारण विकास कोर्ट या कचहरी में ये साबित ही नहीं कर सका कि वो अपने पिता का अकेला वारिस है। और चूंकि आरती अपना कानूनी हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए महाड़ा ने स्पष्ट कर दिया कि पिता की 4 खोलियों के बदले मिलने वाले 2 1 आर के फ्लैटों में से एक फ्लैट विकास के नाम होगा और दूसरा फ्लैट आरती के नाम पंजीकृत किया जाएगा। फ्लैट का निर्माण पूरा होने और चाबी मिलने में अभी लगभग साल से 1.5 साल का समय बाकी था। इस दौरान आरती सावित्री चाची के साथ रहने लगी, लेकिन आरती किसी पर भी मुफ्त का बोझ नहीं बनना चाहती थी। सावित्री चाची के घर के पास ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी। आरती ने चाची की मदद से उस दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। चूँकि आरती के पिता की भी किराने की दुकान थी, इसलिए आरती को सामान तौलने, हिसाब किताब रखने और ग्राहकों को संभालने का बचपन से अनुभव था। दुकान का मालिक आरती के काम से बहुत खुश हुआ और उसने आरती को एक सम्मानजनक मासिक वेतन देना शुरू कर दिया। आरती अब रोज़ सुबह उठती, चाची के साथ घर का काम निपटाती, फिर दुकान पर काम करने जाती। शाम को लौटकर चाची की सेवा करती और अपनी कमाई में से कुछ पैसे चाची को घर खर्च के लिए दे देती। ज़िंदगी में पहली बार आरती खुले आसमान नीचे आज़ाद महसूस कर रही थी। वो अपनी खुद की कमाई से कपड़े खरीदती, अपनी मर्जी का खाना खाती और सबसे बड़ी बात, उसे अब किसी के तानों या घिन भरी नज़रों का सामना नहीं करना पड़ता था। वो मन ही मन अलका के प्रति असीम कृतज्ञता महसूस करती थी। कभी कभी आरती का मन होता कि वो आनंद अपार्टमेंट जाकर अलका जी से मिले और उनके पैर छू ले, लेकिन वो रुक जाती। उसे डर था कि अगर वो वहाँ गई और विकास या रंजना ने उसे देख लिया तो वे अलका पर हमला बोल देंगे और बेवजह अलका जी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर भी कभी कभार जब आरती बाजार से गुजरती तो रास्ते में अचानक अलका जी से मुलाकात हो जाती थी। अलका जब आरती को साफ सुथरे उसके नाप के कपड़ों में चेहरे पर आत्मविश्वास लिए देखती तो उनका दिल खुशी से भर जाता। दोनों रास्ते किनारे खड़े होकर एक दूसरे का हाल चाल पूछती और आरती का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता। चाची के घर जाने के बाद आरती ने महाड़ा के दफ्तर में अपना नया पत्राचार का पता चाची का दर्ज करवा दिया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार था। लगभग 1.5 साल बाद महाड़ा से एक सरकारी पंजीकृत पत्र आया। उसमें लिखा था
कि इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और फ्लैट का कब्जा लेने के लिए आरती को महाड़ा के मुख्य कार्यालय में बुलाया गया था। नियत तारीख पर आरती सावित्री चाची को साथ लेकर महाड़ा के मुख्य कार्यालय पहुंची। दफ्तर के बड़े से हॉल में कागजात की प्रक्रिया चल रही थी। आरती जब एक बेंच पर बैठी थी तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वो उसका भाई विकास था। विकास भी अपने फ्लैट का कब्जा लेने आया था। 1.5 साल बाद अपने सगे भाई को देखकर आरती का दिल एक पल के लिए पिघल गया। खून का रिश्ता था। बचपन की यादें कौंध गई। आरती के चेहरे पर एक छटपटाती हुई खुशी आई और उसने भाई की तरफ कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन विकास ने आरती की तरफ देखा। उसकी आंखों में सगे भाई का प्यार नहीं बल्कि असीम नफरत, जहर और तिरस्कार था। विकास ने आरती को एक जहरीली घूरन से देखा और अचानक अपनी गर्दन मटकाकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। यहाँ तक कि उसने साथ खड़ी अपनी बूढ़ी सावित्री चाची से भी एक शब्द बात नहीं की। आरती जहाँ थी वहीं ठिठक कर रह गई। उसका दिल एक बार फिर तेजी से दुखा। वो भीतर से बेहद कमज़ोर महसूस करने लगी। उसके मन में विचार आया, मैं क्या करूँगी इस पत्थर के फ्लैट को लेकर। जब मेरा अपना सगा भाई ही मेरा ना रहा तो इस घर का क्या मोल। आरती की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन इस बार उसकी ये कमज़ोरी केवल कुछ पलों के लिए थी। अचानक उसके कानों में अलका की वे बातें गूंजने लगी, अपने आप को कम मत समझो, तुम्हारा भी हक है। और साथ ही उसे विकास का वो थप्पड़, वो धक्का और रंजना के वे ताने याद आ गए। आरती ने अपनी आंखें पोंछी। उसके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। उसने भी अपने भाई विकास की तरफ से हमेशा के लिए अपनी नज़रें फेर ली। जब महाड़ा के अधिकारी ने आरती को आवाज़ दी तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। जहाँ जहाँ अधिकारी ने उसे दस्तखत करने को कहा, उसने बिना झिझक के अपने साफ सुथरे दस्तक किए। अधिकारी ने आरती के हाथ में नए फ्लैट के कानूनी कागजात और चाबियों का एक गुच्छा थमा दिया। चाबियों की वो छनछनाहट आरती के लिए उसकी आज़ादी का संगीत थी। दफ्तर से बाहर निकलने के बाद सावित्री चाची उसे सीधा बाजार ले गई। चाची ने आरती के नए घर के लिए अपनी बचत से एक बत्ती वाला पुराना स्टोव, कुछ ज़रूरी स्टील के बर्तन, पतीले, थाली, चम्मच और थोड़ा सा राशन पानी खरीदवा दिया। आरती उन सारे सामानों को एक ऑटो में रखकर अपनी नई महाड़ा इमारत में पहुंची। उसका फ्लैट 3रे माले पर था, एक सुंदर हवादार 1 आर के फ्लैट। आरती ने पहली बार अपने हाथों से अपने घर का ताला खोला। अंदर प्रवेश करते ही उसने स्टोव रखा, बर्तन सजाए और अपनी एक छोटी सी गृहस्थी जमा ली। वो फर्श पर बैठी और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। किराने की दुकान की नौकरी वो अब भी करती थी। वो रोज़ सुबह काम पर जाती, शाम को लौटती और हर रोज़ चाची का हाल चाल लेने उनके घर जाती। अब आरती के पास वो सब कुछ था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ज़रूरत भर का पैसा, अपनी खुद की छत, सम्मान, शांति और सबसे बढ़कर अपनी मर्जी से जीने का सुख। लेकिन इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है। सब कुछ होने के बावजूद कभी कभार जब शाम को आरती अपने कमरे में अकेले होती तो उसे अपने भाई विकास, भतीजी नेहा और भतीजे साहिल की बहुत याद आती थी। बचपन की यादें, त्योहारों का माहौल उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। कभी कभी रास्ते में आते जाते समय अचानक साहिल या नेहा आरती को मिल जाते थे। आरती का दिल चाहता था कि वह रुककर अपने बच्चों जैसे भतीजे भतीजी से बात करे, उनका हाल पूछे, लेकिन वे दोनों आरती को देखते ही या तो अपना रास्ता बदल लेते या फिर अपनी नाक भौं सिकोड़कर मुंह दूसरी तरफ घुमाकर निकल जाते थे। और जिस दिन भी ऐसा होता, आरती का दिल पूरी तरह टूट जाता। वो दौड़ती हुई सावित्री चाची के पास जाती और उनके गले लगकर घंटों रोती। चाची उसे समझाती, पगली, जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके हों उनके लिए रोना बेकार है। तूने अपना जीवन बना लिया है, अब पीछे मुड़कर मत देखना। समय पंख लगाकर उड़ता है। 10 साल का लंबा असरा गुजर गया। 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। सावित्री चाची अब इस दुनिया में नहीं रही थी। आरती की उम्र भी अब बढ़ रही थी। ढलती उम्र के साथ अब किराना दुकान पर रोज़ 8-10 घंटे खड़े रहकर काम करना आरती के लिए कठिन होने लगा था। इसलिए कुछ समय पहले उसने वो नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन जीवन यापन के लिए आरती ने एक नया और स्वाभिमानी रास्ता निकाल लिया था। उसने अपने 1 आर के फ्लैट में 2 कामकाजी लड़कियों को पेइंग गेस्ट के रूप में रख लिया था। वे दोनों लड़कियां पास ही के एक कॉल सेंटर में काम करती थीं। आरती उन दोनों लड़कियों को अपनी बेटियों की तरह मानती थी।
वो सुबह उनके लिए ताज़ा स्वादिष्ट खाना बना कर देती, उनके कपड़े और कमरे का ध्यान रखती। लड़कियां भी आरती का बहुत आदर करती थी। उनसे आरती को हर महीने इतना किराया और खाने का पैसा मिल जाता था कि उसका गुजारा बहुत अच्छे और सम्मानजनक तरीके से हो जाता था। सावित्री चाची जब अपने आखिरी दिनों में बीमार थीं तो वह अक्सर आरती से एक चिंता जताया करती थी। चाची कहती थी, आरती अब तू भी बूढ़ी हो रही है, तेरे बाद इस फ्लैट का क्या होगा? विकास का बेटा साहिल तो बड़ा हो गया होगा। एक काम कर, इस फ्लैट की वसीयत साहिल के नाम लिख दे, कम से कम तेरे भाई का वंश तो याद रहेगा। आरती चाची की बात सुनकर बस मुस्कुरा देती थी और कोई जवाब नहीं देती थी। चाची अपने आखिरी समय में थोड़ी सठिया गई थी, इसलिए वे बार बार वही बात दोहराती थी। लेकिन एक बहुत बड़ा राज था जो आरती ने चाची को नहीं बताया था। आरती ने अपने इस फ्लैट की कानूनी वसीयत बहुत पहले ही बनवा ली थी और उसने ये वसीयत अपने भतीजे साहिल के नाम बिल्कुल नहीं की थी। आरती ने ये वसीयत की थी अपनी भतीजी नेहा के नाम। आरती के इस फैसले के पीछे एक बहुत गहरी और मानवीय सोच थी। आरती जानती थी कि नेहा का तलाक हो चुका है और वो अपने भाई बाप के घर में एक आश्रित की तरह रह रही है। आज भले ही विकास और रंजना जीवित हैं, लेकिन कल को जब विकास नहीं रहेगा तो उसका बेटा साहिल और उसकी होने वाली पत्नी नेहा को उसी तरह घर से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं जैसे विकास ने आरती को दिखाया था। आरती का मन सोचता, बेचारी नेहा तलाक लेकर मायके में सड़ रही है, कहीं कल को उसकी दुर्दशा भी मेरी जैसी ना हो जाए। आखिर उसका भी तो एक भाई है, और भाई जब स्वार्थी हो जाए तो बहन का क्या हाल होता है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। आरती ने अपनी वसीयत वकील के पास सुरक्षित रखवा दी थी, जिसमें साफ लिखा था कि आरती की मृत्यु के बाद इस फ्लैट की एकमात्र मालकिन नेहा होगी, ताकि जीवन के अंतिम पड़ाव में नेहा को कभी किसी सीढ़ी पर ना बैठना पड़े, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज आरती अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। ढलते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा अतीत एक फिल्म की तरह घूम गया। वो चाल की 4 खोलियाँ, माँ के सोने की कड़े, आनंद अपार्टमेंट की वो ठंडी भीगी सीढ़ियाँ, अलका जी का वो आत्मीय संबल, भाई का धक्का और फिर ये अपनी खुद की छत। आरती ने अपने हाथ जोड़े और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। उसने अपने जीवन में दुखों से हार नहीं मानी थी, बल्कि अपने हक के लिए खड़ी हुई थी। और आज वह न केवल आत्मनिर्भर थी, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी की एक बेबस औरत के लिए सहारा भी बन चुकी थी। हवा का एक ठंडा झोंका आया। आरती ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढके बिना खुलेपन से एक ठंडी और सुकून भरी सांस ली। अब उसे अपने दांत छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। वो अब अपने वजूद के साथ पूरी तरह से आज़ाद थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।